Hello everyone, this is me Gishika and I welcome you all to my channel Learning Commerce. And on this particular channel I post videos related to class 11th, class 12th, UG level and PG level for commerce. And as you know that right now I'm posting videos related to class +1 commerce, and we have started up our chapter 1, that was concept and significance of statistics. We have covered up till the meaning of plural sense of statistics and its features. So without wasting time, let's start our topic. So statistics singular sense में क्या होगा हमारे पास? It refers to the process. सिंगुलर सेंस में हम ये नहीं बोलेंगे कि स्टैट्स कौन से डाटा को बोलते हैं, कौन से को नहीं बोलते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट या कलेक्ट किया जाता है, नथिंग. सिंगुलर सेंस में स्टैट्स का मतलब है स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू द प्रोसेस, कि हमें फर्स्ट लेवल पे क्या करना है, सेकंड लेवल पे क्या करना है, थर्ड लेवल पे क्या करना है, फोर्थ लेवल पे क्या करना है, फिफ्थ लेवल पे क्या करना है. सो बेसिकली इस डेफिनेशन में हमारे पास ये लेवल्स ही लिखे हुए हैं. दीज आर आर स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में बेसिकली क्या होगी, एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें हम बहुत सारे टूल्स का, प्रोसीजर्स का, टेक्निक्स का यूज करने वाले हैं, और उन सब टेक्निक्स को, टूल्स को, प्रोसीजर्स को ही हम लोग स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर सेंस में काउंट करते हैं. तो बेसिकली इट रेफर्स टू ऑल द टेक्निक्स, ऑल द मेथड्स विच आर एम्प्लॉयड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो हमारे पास बेसिकली 5 स्टेजेस की प्रोसेस होती है स्टैटिस्टिक्स की. द वेरी फर्स्ट इज कलेक्शन. कलेक्शन मीन्स जब हम डाटा को कलेक्ट करने वाले हैं, हमें किसी भी टारगेट से रिलेटेड अगर डाटा कलेक्ट करना है तो वो डाटा कितने टाइप्स का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड व्हाट आर द वेज टू कलेक्ट इट. इट वुड बी सेंसस मेथड, इट वुड बी सैंपल मेथड. पर्टिकुलरली हम एक एक स्टेप को, एक एक फंक्शन को पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले अपनी आने वाली वीडियोस के लिए. अभी के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस वेरी शॉर्ट मीनिंग ऑफ इट. देन वी हैव क्लासिफिकेशन, की जो डाटा हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है सेकेंड स्टेज में दैट डाटा वुड बी क्लासिफाइड, और हम कह सकते हैं कि उस डाटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे एक बेटर वे में, ताकि उसकी थोड़ी सी जो है एक मेकअप हो जाए डाटा का. मेकअप इन द सेंस कि जो डाटा हमने रॉ फॉर्म में कलेक्ट किया है उसे थोड़ा सा जो है सेग्रीगेट कर देना, अरेंज कर देना, ऑर्गेनाइज कर देना, इस तरीके से. देन वी हैव प्रेजेंटेशन, की उस डाटा को जो हमने कलेक्ट किया है उसको फिर हमने सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया, एंड अगेन अब उस पर्टिकुलर पार्ट को हमको प्रेजेंट कैसे करना, हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट डाटा. अब ये जो डाटा की प्रेजेंटेशन है वो कैसी होगी, हमने बहुत छोटी क्लासेस में चीजें पढ़ी होंगी. टेबल्स, लाइक टेबल्स, वो 1 2 3 वाले टेबल्स नहीं, टेबल्स लाइक इन टेबुलर फॉर्म डाटा को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं. देन इन केस ऑफ पाई चार्ट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप. बार ग्राफ्स हम लोगों ने पढ़े होंगे. तो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, की जो डाटा हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है उसको किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं ताकि वो और ज्यादा मीनिंगफुल लगे, या इटसेल्फ डाटा कन्वेनिंग हो, कि डाटा जो है उसको इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि वो डाटा खुद से ही काफी चीजें कन्वे कर रहा हो, किसी के बोलने की जरूरत नहीं पड़े. देन वी हैव इज एनालिसिस. एनालिसिस मीन्स हम डाटा की जब स्टडी करते हैं, एनालिसिस वर्ड जहां पे भी आएगा इट रेफर्स टू स्टडी. तो डाटा की स्टडी करना, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की स्टडी करना, दैट इज द स्टेज एनालिसिस. बहुत डिटेल में स्टडी करना कि जो डाटा है वो कलेक्ट किया गया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंक्रीज आया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिक्रीज आया, लाइक दिस. हर ग्राफ की, या जिस भी तरीके से हमने डाटा प्रेजेंट किया हुआ, वेदर इन टेबल्स, वेदर इन बार ग्राफ्स, वेदर इन ग्राफ्स, वेदर इन पाई चार्ट्स, तो उनको आपस में स्टडी करना कि डाटा कहता क्या है, डाटा से हमें समझ क्या आ रहा है. Then is interpretation. Interpretation is the end of the process. यहाँ पे हम conclusions find out करते हैं. Conclusions find out करते हैं हम पूरा प्रोसेस का निष्कर्ष क्या निकला है, एंड क्या निकला है, रिजल्ट क्या निकला है, बेसिकली वो हम इंटरप्रिटेशन में बताते हैं. आई होप इट्स क्लियर टू यू. क्वाइट सिंपल कंसेप्ट है, और बेसिकली हम एक एक स्टेज को आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर अप करने वाले हैं. Now the other thing that we have is scope,
कि बेसिकली जो स्टैट्स है या स्टैटिस्टिक्स है उसका क्या स्कोप है, कि क्या क्या चीजें जो है स्टैट्स के कंसेप्ट में हम लोग स्टडी करेंगे या हम लोग इंक्लूड करते हैं बेसिकली. सो द वेरी फर्स्ट इज नेचर, देन इज द सब्जेक्ट मैटर एंड देन इज द लिमिटेशन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट इज नेचर. तो स्टैटिस्टिक्स का जो नेचर है इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, और हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को एज साइंस और एज आर्ट. अब मेजर बात यह है कि स्टैट्स जो है हाउ इट कैन बी कॉल्ड एज साइंस, जस्ट बिकॉज हमारे पास स्टैट्स को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है. हम प्रॉपर प्लान्ड वे से एक्शन लेते हैं, प्रॉपर प्लानिंग से, कि पहले हमारे पास टारगेट होगा, उस टारगेट के बाद हम उस टारगेट के हिसाब से अपना डाटा कलेक्ट करेंगे. उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अलॉट एंड उसके बाद हम उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने वाले हैं. तो बेसिकली एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस है, लेवल टू लेवल चलता है, प्लस हर एक लेवल पे अपने रूल्स एंड अपने प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं. एंड बेसिक साइंस इज ऑल अबाउट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. की नॉर्मल साइंस जो हम लोग 10th तक पढ़ते आ रहे हैं, उस साइंस में भी क्या होता है कि हमें बेसिक नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जस्ट सेम एज इन द केस ऑफ स्टैट्स ऑल्सो. वहां पे भी हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें स्टैट्स की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं. देन वी हैव इज अनदर नेचर दैट इज आर्ट. अब आर्ट बेसिकली क्या है? नॉर्मल भाषा में आर्ट क्या होती है? आर्ट बेसिकली कि अपनी किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को या रियल थिंग को जो है उसे पिक्चर में लेके आना, लाइक हम उसे एक्शन में लेकर के आ रहे हैं, अपने एक्ट में लेकर के आ रहे हैं किसी रियल चीज को. तो सेम इज द केस विद आर्ट, कि आर्ट स्टैटिस्टिक्स क्यों होगी? क्योंकि जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको हम स्टडी करने वाले हैं, उसके ऊपर जो है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर जो है हम फर्दर कंक्लूजन्स कैरी आउट करने वाले हैं. तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस किया जाता है. अभी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या होती है? बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में पॉवर्टी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं. और इन सब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए ही बेसिकली स्टैट्स को कैरी आउट किया जाता है. स्टैट्स जो है इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए इकोनॉमिस्ट कैरी आउट करते हैं, और पर्टिकुलरली जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन स्टैट्स की हेल्प से ढूंढा जा सकता है, कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है, एंड अल्टीमेटली हमारे सामने प्रॉपर प्रॉब्लम खुल करके आ जाती है, और फिर हम उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल पाते हैं. दिस इज व्हाट इट मीन्स. Moving on to the next thing, that is the subject matter of stats. कि stats का subject matter क्या है, या statistics basically हमने stats पढ़ा कि stats ऐसा होता है, stats ऐसा होता है, stats singular sense में होता है, plural sense में होता है. इसके अलावा भी stats टू टाइप्स का होता है. वी कैन से सब्जेक्ट मैटर में हम इंक्लूड करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैट्स. डिस्क्रिप्टिव मतलब वी कैन रिलेट इट टू डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब, लाइक दिस हम रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज से. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या होगा? वो सब मेथड्स जो हम कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस तक यूज करेंगे. बेसिकली जो हमारी प्रोसेस स्टेजेस हैं, कलेक्शन है, देन ऑर्गेनाइजेशन है, देन प्रेजेंटेशन है, देन एनालिसिस है, एंड देन कंक्लूजन है. इज इट सो? यही प्रोसेस है हमारे पास. तो जो प्रोसेस के फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है दैट रिलेट टू आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कि वो मेथड्स, वो टेक्निक्स, वो प्रोसीजर्स, वो प्रोसेस जो हम यूज करते हैं अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उस डाटा की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, उस डाटा की एनालिसिस करने के लिए, उस डाटा की स्टडी करने के लिए. That all things or tools or techniques that comes under descriptive statistics. and inferential में क्या होगा? जो हमारा लास्ट वाला स्टेप है, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना. मतलब वो मेथड्स, वो वेज, वो प्रोसेस, वो टेक्निक्स जिनसे हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं अपने पूरी स्टैट्स की स्टडी के, दैट आर रेफर्स टू इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. तो हम इसको यहां से भी समझ सकते हैं, इस प्रोसेस से भी रिलेट करके हम इसे लर्न कर सकते हैं. Now moving on to the next thing.
देन वी हैव इज लिमिटेशंस। तो अब तक हमने स्टैट्स के बारे में सब अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी, स्टैट्स ऐसा होता है, स्टैट्स ऐसा होता है, स्टैट्स के फायदे ये होते हैं, स्टैट्स के यूजेस ये होते हैं, पर हर चीज का एक अगर पॉजिटिव साइड है तो उसका कुछ नेगेटिव बट हर चीज का अगर कुछ पॉजिटिव साइड है तो उसका कुछ नेगेटिव साइड भी होगा, एंड वही नेगेटिव साइड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस स्लाइड। द वेरी फर्स्ट इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, कि हम स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को काउंट करते हैं अपनी किसी भी जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व आउट करने के लिए। लेकिन क्या हमारी लाइफ में हर चीज न्यूमेरिक टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है? क्या हर चीज पॉसिबल है कि वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही हो? द आंसर इज नो, क्योंकि हमारी लाइफ में क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स भी बहुत सारे होते हैं। सपोज इफ आई से कि मेरे जो एकेडमिक रिपोर्ट्स हैं या मेरे मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आए, उसके पीछे का जो रीजन है वो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ही तो होंगे। मे बी मेरी पंक्चुअलिटी में प्रॉब्लम थी, मे बी मेरी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम थी, मे बी मेरे इंटरेस्ट में प्रॉब्लम थी, मे बी मेरे हार्डवर्क में प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली ये सब चीजें जो है वी कैन नॉट कन्वर्ट दीज थिंग्स इनटू क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स, बट येट दीज आर द बेसिक और द अटमोस्ट थिंग्स दैट आर टू बी डिस्कस्ड। तो बहुत सी ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टिल वो स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं होते। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स। देन वी हैव द अदर वन इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि हमने जो स्टैट्स की मीनिंग में बात की थी कि हम स्टैट्स कोई भी आइसोलेटेड टर्म को, कोई भी सिंगल टर्म को हम लोग स्टैट्स नहीं मानेंगे। लेकिन दिस वन इज द लिमिटेशन टू इट, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पर्टिकुलर यूनिट भी हो सकते हैं, एक सिंगल पर्टिकुलर चीज भी हो सकती है, लेकिन हम उसे काउंट में नहीं लाते, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। देन वी हैव इज होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, कि हमारी स्टैट्स में जो डाटा है उसका होमोजेनियस होना या सेम होना या म्यूचुअली रिलेटेड होना इज कंपल्सरी, इट इज इंपॉर्टेंट। बट ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, कभी कभी हमें हर एक पर्टिकुलर डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को भी स्टडी करना पड़ सकता है, तो वो चीज हम स्टैट्स में काउंट नहीं कर सकते। दैट इज ऑल्सो अ बिगेस्ट लिमिटेशन। देन रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि वो एवरेज बेसिस पे तो करेक्ट होंगे, लेकिन अगर हम उन्हें रियल ग्राउंड्स पे देखेंगे तो वो चीज इनएक्यूरेट हो सकती है, वो करेक्ट नहीं हो सकती। इसके लिए वी जस्ट डिस्कस एन एग्जाम्पल। सो हम लोगों ने एक बहुत टर्म सुनी है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली, ये टर्म बेसिकली हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी है SST के कंटेंट में। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? दैट इज एवरेज इनकम ऑफ द नेशन, कि एक कंट्री में जो है एवरेज बेसिस पे कितनी इनकम जनरेट होती है, या एवरेज बेसिस पे एक नेशन के लोग कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं। सपोज इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज पर मंथ है। इफ आई से कि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है इट इज 2000 रुपीज पर मंथ, तो ये चीज एवरेज बेसिस पे तो करेक्ट है कि हाँ, हम अगर नेशन की बात करें तो एक सेंट्रल लेवल पे हम बात कर सकते हैं कैलकुलेशन करके कि एवरेज बेसिस पे जो है 2000 पर मंथ एक पर्सन कमा रहा होगा। लेकिन अगर रियल ग्राउंड्स पे या रियलिटी की बात की जाए तो रियल ग्राउंड्स पे क्या हर एक पर्सन की इनकम 2000 के आसपास ही चल रही है या 2000 के अराउंड ही है? नो, किसी की इनकम 2000 से बहुत ऊपर है, किसी की इनकम 2000 से बहुत नीचे है, किसी पर्सन की इनकम आसपास रिलेट कर पा रही है, किसी पर्सन की इनकम आसपास रिलेट नहीं हो पा रही है। तो बेसिकली ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, कि हर एक कंडीशन में अंडर ऑल द कंडीशंस जो हमारे स्टैटिस्टिकल डाटा आता है या स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आते हैं बेसिकली वो वैलिड नहीं होते, एक्यूरेट नहीं होते, करेक्ट नहीं होते। देन वी हैव विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग,
कि बिना रेफरेंस के हम अगर बात करें तो हमारे रिजल्ट्स गलत भी हो सकते हैं। अगर हमको बिना रेफरेंस के स्टडी करेंगे या बिना रेफरेंस के पढ़ेंगे तो वो रिजल्ट जो है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं, एक्यूरेट नहीं हो सकते। लेट्स टेक आउट एन एग्जांपल। इफ आई से कि देयर आर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी एंड उनके जो मार्क्स हैं ऑन ईयरली बेसिस, लाइक 2020 में उनके मार्क्स आए 90%, 21 में it is 80% and 22 में it is 70%, and for B इसके आए 70% मार्क्स, देन 80% मार्क्स, देन 90% मार्क्स। सो अगर मैं इनका टोटल फाइंड आउट करूं या फिर इनकी एवरेज फाइंड आउट करूं, दोनों की एवरेज तो सेम आएगी, बिल्कुल सेम आएगी, क्योंकि हमारे पास जो है इनका भी टोटल सेम आएगा, इसका भी टोटल सेम आएगा। जब इनका टोटल सेम आएगा तो 3 साल के हिसाब से इनकी एवरेज भी सेम आएगी। तो अगर मुझे ये पूछा जाए एट लास्ट, ये डाटा है मेरे पास, लेकिन मुझे अगर मैं यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं दे रही हूं कि A has degraded his performance and B has upgraded his performance, अगर मैं ये रेफरेंस ही नहीं दे रही हूं और सिर्फ टोटल या एवरेज का ही डाटा प्रोवाइड कर दूं, तो वो डाटा कहीं ना कहीं मिसलीडिंग हो जाएगा, क्योंकि ए ने जो है उसके मार्क्स डिग्रेड किए हैं और बी ने जो है वो अपने मार्क्स अपग्रेड किए हैं बाय द पासिंग ऑफ ईच ईयर। तो बेसिकली द क्रक्स इज कि अगर रेफरेंस ना हो, अगर उस डाटा का प्रॉपर मीनिंग ना गिवन हो, तो वो डाटा जो है वो मिसलीडिंग हो सकता है, वो इनएक्यूरेट हो सकता है, वो काम का नहीं निकलेगा। Then the next we have is can be used only by experts, कि जो statistical प्रोसेस है स्टैट्स को कलेक्ट करने की, डाटा को कलेक्ट करने की, डाटा को आगे फर्दर प्रोसेस करने की एंड पर्टिकुलरली उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की जो प्रोसेस है, दैट is to be done by experts only, कि आप being a normal common man you cannot perform statistics unless until you are well aware about the facts and figures, well aware about the tools and techniques, well aware about the tools and traditions, जो भी मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, अगर आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो यू कैन नॉट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो फॉर कैरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यू मस्ट हैव proper knowledge, proper skill set. That's why the word expert is mentioned over here, कि आपको proper knowledge होनी चाहिए अपने tools, techniques की, proper procedures की। Then we have prone to misuse, कि जो डाटा है हम उसे misuse भी कर सकते हैं। Basically हम डाटा किस लिए कलेक्ट करते हैं, हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अब मे बी अगर मुझे अपनी क्लास का रिजल्ट बनाना है तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है अपनी क्लास का रिजल्ट प्रिपेयर करना। अब मैं उस डाटा को मिसयूज कैसे कर सकती हूँ, मैं उस डाटा में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस लाके, थोड़े से चेंजेस लाके सबको जो है तो मैं रिजल्ट अच्छा शो कर दूं, मैं बहुत अच्छे मार्क्स शो कर दूं, मैं जो कंक्लूजन जो ड्रॉ करूंगी अपनी क्लास का वो कह दूं कि जो सब बच्चे हैं वो बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर से पास हुए हैं। सो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि जो हमारा डाटा है वो प्री ड्रॉन, की ऑलरेडी जो मैं चाहती हूँ उसके हिसाब से या उसी चीज को प्रूव करने के लिए मैं अपने डाटा को मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। तो डाटा जो है या जो स्टैटिस्टिक्स है उसे मिसयूज भी किया जा सकता है, मिसलीडिंग रिजल्ट्स निकालने के लिए भी यूज किया जा सकता है। Now the other thing that we have is the importance of statistics, कि statistics basically important है किस लिए या किन किन जगहों पे हम statistics का यूज करते हैं, statistics क्यों जरूरी है। The very first is quantitative expression of economic problems, कि जो हमारी economic problems हैं, जो हमने बात करी what to produce की, कि हम क्या produce करेंगे, how to produce करेंगे and for whom to produce करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी economic problems होती हैं, जैसे हमारी poverty की problem है, जैसे हमारी unemployment की problem है। तो इन सब problems को जो है हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे जब तक उसकी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, कि हमारे पास डाटा ही नहीं आएगा कि कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग काम करना नहीं चाहते हैं, कितने लोग काम करना चाहते हैं, कितने लोगों को काम नहीं मिल रहा, कि ये सब चीजें हमारे पास अगर नंबर्स में ही नहीं होंगी तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। देन द नेक्स्ट वी हैव इज इंटरसेक्टोरल
एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। कि इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस क्या होंगी? बेसिकली कंपैरिजंस भी नो कि एक दो तीन चीजों को आपस में स्टडी करना, कंपेयर करना कि कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे बेटर है, सो ऑन। इंटरटेम्पोरल क्या होगा कि इन पर्टिकुलर चीजों को टाइम टू टाइम स्टडी करना। सपोज अभी हमने लास्ट में एक एग्जाम्पल पढ़ा था 2020, 2021, 2022, तो ये चीजें क्या थी? ये हमने इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, अलग अलग टाइम या अलग अलग ईयर के डाटा को कलेक्ट करके हमने जब कंपैरिजन किया, दैट इज इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। एंड द अदर वन इज इंटरसेक्टोरल, मतलब हम जब डिफरेंट सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब हमारी इकोनॉमी में बेसिकली सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। तो बेसिकली इन सेक्टर्स में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसके अलावा भी अगर हम बात करें, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, या उसके अलावा हमारा एजुकेशन सेक्टर है एंड सो ऑन, इन सब सेक्टर्स के बीच में अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो भी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से पॉसिबल है। देन वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर एक चीज अकर हुई है, सपोज अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेट चल रही है अगर इंडिया में, तो ये हमारा क्या है? एक इफेक्ट है। तो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? मे बी हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई हो, मे बी हमारे जो यूथ है वो काम नहीं करना चाहता, मे बी हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा हो कि लोग यहाँ से छोड़कर बाहर की कंट्रीज में सेटल होना चाहते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉजेज होंगे? तो बेसिकली स्टैट्स की हेल्प से वी आर एबल टू जस्टिफाई और फाइंड आउट द कॉजेज टू एन इफेक्ट। देन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स, कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से, स्टैट्स की इंफॉर्मेशन से ही हम थ्योरीज बना सकते हैं। कि जैसे हमारे पास एक थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ डिमांड। अब ये थ्योरी ऑफ डिमांड क्या कहती है कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड डिक्रीज होगी। ये थ्योरी जो बनाने का क्या बेसिस होगा कि बहुत पहले जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने मार्केट को उनके पास कोई प्रॉब्लम आई कि डिमांड डाउन हो रही है जी, तो उसके बाद उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया, उस पर स्टडी करनी शुरू की, और तब उन्हें समझ आया कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई द डिमांड इज फॉलिंग। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं। तो उसी के बिहाफ पे उन्होंने जो है एक थ्योरी ऑफ डिमांड बनाई है। जितनी भी इकोनॉमिक्स पे थ्योरीज होती हैं वो ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होती है, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही वो उस थ्योरी पे पहुंचा जाता है। देन इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, कि इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मीन्स अंदाजा लगाना, लाइक फ्यूचर प्रिडिक्शन करना। फोरकास्टिंग मीन्स प्रिडिक्शन करना। तो हम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग या इकोनॉमिक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, वो बजट लेकर के आते हैं, तो वो फोरकास्टेड ही होता है कि हम इतना एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, इतना एक्सपेंसेस जनरेट करने की सोच रहे हैं, इतनी इनकम जनरेट करने की सोच रहे हैं। तो वो सब चीजें क्या है? वो सब चीजें फोरकास्टिंग है। और वो सब चीजें करने के लिए हमें स्टैट्स की ही जरूरत पड़ती है। स्टैट्स से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हम आसपास की चीजों की, प्रेजेंट एरा की स्टडी करते हैं, तभी हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस बनाते हैं। अब जो बजट कोरोना से पहले बना था, वो कोरोना के बाद बजट में काफी ज्यादा चेंजेस थे। तो वो क्या था कि ऑन द स्पॉट वो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही स्टडी की गई और उसके बिहाफ पे फर्दर कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए ताकि नई नई पॉलिसीज या मॉडल्स बन सके। देन वी हैव इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, कि हम स्टैट्स की हेल्प से पॉलिसीज बनाते हैं, स्टैट्स की हेल्प से हम सब चीजों को समझते हैं, करते हैं, और उसके बाद ही जो गवर्नमेंट है या जो आरबीआई है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आता है कि मार्केट में पैसे की जरूरत है या नहीं है, या कितना जो है एफडी पे कितना रेट रखना है, इंटरेस्ट रेट रखना है, कितना जो है सीआरआर रखना है, एंड सो ऑन। बैंकिंग किस तरीके से बेसिकली चलेगी, इकोनॉमी में जैसे एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंज आना चाहिए था, हमें जो है जनधन योजना का क्या करना, लाइक मल्टीपल्स ऑफ पॉलिसीज आर गोइंग ऑन राइट नाउ। और वो सब पॉलिसीज जो है वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ही बनती है। स्टैटिस्टिक्स का यूज करके स्टडी किया जाता है, स्टडी के बाद उसके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, दैट इट व्हाट इट मीन्स। देन वी हैव इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की सब चीजों को एक बैलेंस्ड वे में रखना। तो स्टैट्स की हेल्प से ही हम बैलेंस्ड वे में रख सकते हैं, क्योंकि स्टैट्स की हेल्प से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे जो है डाउनफॉल आ रहा है, कहाँ पे चीज एक्स्ट्रा है, कहाँ पे चीज कम है, ताकि हम फर्दर
अपने पॉलिसीज से, अपने प्लान से उसको स्टेबलाइज कर सके। तो इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा ना हो कि किसी बेसिक चीज की डिमांड जो है बहुत ज्यादा हो जाए, किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए। उन दोनों चीजों को, तीनों चीजों को बैलेंस में रखना इकोनॉमिक्स का काम होता है। इकोनॉमिक्स में किया जाता है स्टैट्स की हेल्प से। That's it for this video. I hope you understood it well. And if you guys have any query, any doubt, you can let us know in the comment section below. And we'll definitely try to respond your query as soon as possible. I'll be coming up with more such stuff. Till then, stay connected. Good luck.